हमारे साथ अरविंद मोदी साहब हैं, आप चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर, विराग गुप्ता साहब हैं, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, और टीपी ओस्टवाल साहब आप काफ़ी मशहूर टैक्स प्रोफेशनल हैं, कॉरपोरेट वकील भी हैं। अरविंद जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत इन स्कीम से आप कह रहे हैं सोर्स नहीं पूछेंगे, आप कह रहे हैं कि आपको 45% टैक्स देंगे। अगर कोई ईमानदार टैक्स पेयर है वो सोचेगा कि वो पूरी ज़िंदगी 33% टैक्स इस वजह से देता रहा कि वो कभी परेशान ना हो, और इस तरह से ये कम्युनिटी बना बना के वहाँ डीलिंग करने जो जा रहे हैं कि ये स्कीम ला दीजिए तो हम देंगे, इसका मतलब इन लोगों के पास है, तो ऐसे लोगों को इतनी रियायत क्यों दी जाए? नहीं, देखिए, ये बात तो माननी पड़ेगी कि ब्लैक मनी है। हाँ, तभी तो स्कीम आई है। मतलब मेरा ये कहना है कि ब्लैक मनी के पास है, वो वित्त मंत्रालय में गए पूछने के लिए। हाँ, वो हमारे पास आजकल बहुत क्यों गए इन्फॉर्मेशन आ रही है। वो तो कोई स्टूडेंट भी जा सकता था। वित्त मंत्री जी बताइए, मुझे कुछ कंफ्यूजन है। नहीं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, बिजनेस, ये क्यों गए? हाँ, क्यों जा रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास आजकल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है और ये इन्फॉर्मेशन बहुत सोर्सेज से आ गई है, और सडनली हमारी कैपेसिटी उसकी जो है वो भी बढ़ने लगी है, क्योंकि हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैपेसिटी टू डू डेटा माइनिंग बढ़ गया हमारा। अब हमारे लिए एक उपाय तो ये है कि भाई हम हर एक इंडिविजुअल को नोटिस भेजें। ठीक, तो लाखों लोगों को हम भेज देंगे, कोर्ट सिस्टम क्लॉग हो जाएगा, लिटिगेशन बढ़ेगा। या हम इसको एक ग्रुप के हिसाब से एक बल्क डिस्पोजल सिस्टम का इस्तेमाल करें। अब बल्क डिस्पोजल सिस्टम, इस एमनेस्टी स्कीम को ये बल्क डिस्पोजल सिस्टम एज पार्ट ऑफ एनफोर्समेंट स्ट्रेटेजी समझना चाहिए, क्योंकि हम एक एक को बुलाएंगे। अगर हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन है, कल को अगर हम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख लोगों को भेजेंगे, तो वो हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि एक एक को, इतने लोगों को हम हैंडल कर पाएं, और ना कोर्ट सिस्टम हैंडल कर पाएगा। अगर आज 10 लाख लोग अपील फाइल करेंगे तो वो कोर्ट सिस्टम भी उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम एक बल्क तरीके से हैंडल करें, जो कि हमारी इस प्रावधान के अंदर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक एनफोर्समेंट स्ट्रैटेजी होगी। हमारा जो बैकलॉग ऑफ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो जाएगा, लोगों को एक मौका मिलेगा और सारा वैसे मुझे बताइए कि अभी प्रधानमंत्री जी ने किसी आप लोगों के ही समूह के को संबोधित करते हुए कहा कि 92% तो टीडीएस से आ जाता है टैक्स। जी, रही बात आपके पूरे विभाग पर 8% टैक्स ही वसूलने की जिम्मेदारी है, तो इसका मतलब काम बहुत कम है आप लोगों के पास, उनके ही बातों के हिसाब से। तो आप क्यों नहीं जा के पकड़ सकते हैं? जो 45% ले सकते हैं तो 100% क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं इसको 8%, 92% उसके उस देश के प्रधानमंत्री का बयान है, उस बयान के हिसाब से इनकम टैक्स के पास तो कोई काम है नहीं। वो एब्सोल्युटली सही है। प्रधानमंत्री आपके पास नहीं, सही कैसे हो सकते? प्रधानमंत्री इसलिए थोड़ी सही हो जाएंगे सर। मैं आप सरकारी अफसर, आप नहीं कर सकते, मैं कैसे कर दूंगा? प्रधानमंत्री हैं तो सही है। पर मैं जानना चाहता हूँ कि 92% जब हम टीडीएस से दे देते हैं तो 8% के लिए इतना तामझाम क्यों है? फिर टैक्स डिपार्टमेंट बंद किया जाए। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ कि आज अगर सिग्नल पर कोई सिग्नल जंप नहीं करता है तो इसका ये मतलब नहीं कि पुलिस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि पुलिस बिजी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वी आर डूइंग, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, और उस काम के चलते डायरेक्ट कलेक्शन में हम 8% हमारा हिस्सा हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो हमारा जो इम्पैक्ट पड़ता है उससे वो 92% आता है। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, आपने अच्छे से जवाब दिया। पर मैं एक और बात जानना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल क्लास है, उसके पास बहुत पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, उस क्लास के पास आप लोग नहीं जा सकते हैं, चाहे किसी पार्टी का हो? कहां से इतना पैसा आ रहा है आपके पास? इस प्रोग्राम पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उदाहरण की क्लास को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन एकदम पूरे एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ सिटीजन्स के ऊपर है। ठीक है, तो जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि अगर 30 सितंबर तक लोग नहीं डिक्लेयर किए तो उसके बाद एनफोर्समेंट विल बी स्टेप्ड अप, बढ़ा दिया जाएगा, और उसके जो फिर कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, सिटीजन को फेस करने पड़ेंगे। और पहले वाली स्कीमों के बाद तुरंत बाद ये होता था कि भाई हमारे पास
इंफॉर्मेशन बहुत कम होती थी, हमारी कैपेसिटी कम थी माइनिंग करने अब के चूंकि लिए। कंप्यूटराइज्ड हो गया तो आप कंप्यूटराइज लगभग होने जानते से ही। गेम चेंजर हो गया है, गेम चेंज हो पर गया है। वो तो जो सर जो आपके सिस्टम में कंप्यूटराइज तरीके से जुड़ा हुआ है उसका तो आप परीक्षण करते ही रहते होंगे कि ऑटोमेटिक होता है, तो उसमें जो गड़बड़ी है या कम बताया वो तो आप पकड़ रहे होंगे। तो ये जो काला धन देंगे वो जो आपके टैक्स सिस्टम से बाहर के लोग हैं ज्यादातर तो वही देंगे ना फिर? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ओके, जो सिस्टम के अंदर भी हैं वो जैसे कुछ इनकम आय अपनी दिखा चुके हैं और कुछ नहीं दिखाए हैं। जो नहीं दिखाए हैं वो अपना डिस्क्लोज कर पाएंगे। ठीक है। उस्टवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अरविंद मोदी जी ने बताया कि ये एक डेटरेंट का भी काम करेगा कि जिससे लोग प्रोत्साहित ना हो काला धन रखने के लिए, वन टाइम इसमें रहें। और चूंकि बहुत इतना ज़्यादा इनके पास डेटा है, इतनी ज़्यादा संख्या है कि सबको नोटिस अगर भेजें तो हर नोटिस के बाद इतने मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी सर कि आप उससे बेहतर है कि उनको 4 महीने का मौका दे दीजिए, एक टैक्स स्लैब दे दीजिए जिसमें सारा पैसा आ जाए वापस। क्या आपको लगता है इस रास्ते से ब्लैक मनी वापस आ जाएगा? देखिए, इसमें एक बेसिक कॉन्ट्राडिक्शन है जी। अब ये प्रोविजन, ये जो स्कीम लाई है उसमें एक प्रोविजन है, यदि किसी को नोटिस दे दी गई है वो तो डिक्लेरेशन कर ही नहीं सकता है। सिंपल असेसमेंट की नोटिस दे दी है, 143(2) की नोटिस भेजी है, वो भी असेसमेंट में डिक्लेरेशन नहीं कर सकता है। और 143(2) की नोटिस तो आम आज हर टैक्स पेयर को दी जाती है करीब करीब, जहां स्क्रूटिनी असेसमेंट लिया गया है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो बेसिक डिफेक्ट है स्कीम में, उसमें एक तो प्रावधान नोटिसेस का जो रखा गया है, इन्होंने कहा कि, इन्होंने तो नहीं कहा लेकिन दूसरे रेवेन्यू ऑफिसर ने कहा कल कि वो 1996 की जो स्कीम थी उसमें यही प्रोविजन थी और हमने कॉपी की है। लेकिन कॉपी करने में अक्ल वापरिए सर, क्योंकि इस समय डिजिटल मोड हो चुका है, सबकी इंफॉर्मेशन इनके पास है, इनकम टैक्स का पूरा रिटर्न डिजिटाइज हो चुका है, असेसमेंट प्रोसेस भी डिजिटाइज हो चुकी है और 360 डिग्री का इनका मैपिंग भी होता है। हर टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर का बैंक अकाउंट का डिटेल इनके पास है। तो ऐसे सिचुएशन में ये नोटिस की प्रावधान इसमें रख के निगेटिव लिस्ट दे दीजिए, ऐसे लोग डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाकी सभी लोगों को आपने दायरे के बाहर रखने में एक बड़ा, मेरे को लगता है लोगों में काफी कठिनाई है। आज भी हम लोग हमारे एसोसिएशन में चर्चा कर रहे थे, ये एक मेजर डिटरेंट होगा लोगों को कंप्लायंस करने में। 148 की नोटिस आजकल तो प्राय हर टैक्स पेयर को आ जाती है और कोई भी छोटे मोटे कारण से फालतूगिरी, एब्सोल्युटली कोई इररिलेवेंट रीजन से नोटिस आती है, वो चैलेंज होता है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट उसको सेटिस्फाइड कर देता है। ऐसे बहुत सारे दर्शक हैं मेरे सहित जो टैक्स की बारीकियों को, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो टैक्स की बारीकियों को उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। आप शायद क्या ये कह रहे हैं कि इस स्कीम से कोई लाभ नहीं है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं जी। मैं मोदी जी से सहमत हूं, यदि डिक्लेरेशन कोई करेगा तो उसको फायदा होगा। हाँ, धन्यवाद। परंतु वो डिक्लेरेशन कर, लेकिन वो डिक्लेरेशन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको, उसके ऊपर यदि कोई भी इनकम टैक्स की नोटिस आ चुकी है, असल में अभी सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बोल रहा हूं, आप समझ गया। यदि कोई कोई भी नोटिस, असेसमेंट की नोटिस आ चुकी है तो वो डिक्लेरेशन कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। जो तो एक समान, मेरे हिसाब से वो एक व्यवहारिक बात है। ठीक है, ये इस स्कीम में वो सरकार इसमें सुधार भी कर सकती है, अगर इससे अगर उसको कोई समस्या हो रही है तो ये एक अच्छा सुझाव। नहीं कर पाएगी, क्योंकि नहीं, ये तो कानून में प्रोविजन है। कानून में प्रोविजन होने के कारण सरकार कैसे सुधार, यदि वो वापस कानून नहीं बदले तब तक कैसे सुधार करेगी? ठीक है विराज जी, मतलब इसमें यह भी है कि जिनके पास नोटिस गया है और मामला सलट गया है तो फिर वो तो फिर आज आ जाता है, इसके पहलू हैं। आपको लगता है कि वो कर सके जी? हाँ, इस स्कीम से जो भी सरकार ने रखा है कोई बड़ी राशि इसमें आने वाली है। एक तो हम लोग इतना कम लोग टैक्स देते हैं इस देश में, वो भी एक मसला है, लेकिन जो 3 करोड़ के करीब के आसपास देते हैं, प्रधानमंत्री ने एक लक्ष्य भी रखा था कि क्यों ना 10 करोड़ लोगों तक पहुंचा जाए, तो ये 3 से 7 वाले इसमें आएंगे क्या? इसमें नहीं, इसमें नहीं आएंगे। नहीं, भी जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसमें सिर्फ 1.25 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, बाकी लोग सिर्फ रिटर्न फाइल करते हैं। इस स्कीम के 2 लक्ष्य अगर हम समझें, एक लक्ष्य है कि टैक्स आधार व्यापक करना, दूसरा टैक्स रिकवरी करना। तो टैक्स आधार तो व्यापक नहीं होगा, इससे टैक्स रिकवरी हो सकती है। अब अगर हम टैक्स रिकवरी को समझें
तो टैक्स रिकवरी जो आपने डेटा दिया कि 92% टीडीएस से होता है, अगर हम उस फॉर्मेट को अप्लाई करें तो उसके लिए राष्ट्रीय कैंपेन की आवश्यकता नहीं है। वो कौन लोग हैं जहां पर आप 92% टीडीएस की मात्रा को बढ़ा मोदी जी करके, ने कहा कि जो लोग टैक्स देते हैं वो Exactly. लोग भी पूरी आय की घोषणा नहीं करते, वही तो है ना, छुपा लेते हैं। तो वहीं पर तो कैच है कि अल्टीमेटली बड़ी मात्रा पे ब्लैक मनी है कहाँ। 1% लोग भारत में 53% जो रिसोर्सेज पे कब्जा किए हैं। 59 लाख बड़े ट्रांजैक्शंस थे, बहुत बड़े राशि के ट्रांजैक्शंस थे जिन्होंने अपने रिटर्न नहीं फाइल किए। मान लीजिए किसी आदमी ने 25 लाख रुपए का कोई कैश ट्रांजैक्शन किया, या किसी ने 35 लाख का किया, किसी ने 2 करोड़ का किया, पर उन्होंने अपने रिटर्न नहीं फाइल किए। अब हम देखें इनकम टैक्स से कितना पैसा वसूल हुआ पिछले साल, लगभग 3 लाख करोड़ रुपए वसूल हुआ। 44 लोगों के पास, सिर्फ 44 लोगों ने 4.5 लाख करोड़ का बैंकों का कर्जा ले रखा है। हम अगर इसको ये समझें कि आप इनकम टैक्स में ये वसूली क्यों कर रहे हैं, सरकारी खजाने के लिए, तो सरकारी खजाने के पैसा 4.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 44 लोगों के पास है। 1/3 लोग जो हैं वो पूरे बैंक को कर्जे के लिए हुए हैं, कुछ खास लोग लिए हुए हैं। तो जो ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है वो बड़े पैमाने पर 3 सेक्टर्स में जनरेट हो रहा है, और उसकी संख्या बहुत छोटी बहुत छोटी है। अगर कुछ हम हजार में है, जिसमें सरकार को इतना अभियान चलाने की जरूरत बहुत नहीं है। यही तो जो मोदी जी हमारी बात बोल रहे थे कि ट्रैफिक चौराहे पे, ट्रैफिक चौराहे पे हम पुलिस खड़ी किए हैं। तो आप किस ट्रैफिक चौराहे पे पुलिस खड़ी किए हैं? आप इंडिया गेट में खड़ी किए हैं कि आप किसी सुदूर गांव में खड़ी किए हैं जहां कार है ही नहीं है? सर अब जवाब दीजिए। अब ये 3 जो सेक्टर्स हैं वो मैं बताऊं, 3 सेक्टर्स। सबसे पहला सेक्टर है पॉलिटिकल सेक्टर। अभी उत्तर प्रदेश में जो खबरें आई टिकट बेचने की, मैं नेताओं के नाम नहीं तमिलनाडु, लूंगा। कोई राज्य ले लीजिए, तो अब लोकसभा का उसमें क्या चुनाव है, ले लीजिए, एक नियम है, फ्री में थोड़ी ना हुआ था लोकसभा एक का नियम चुनाव। है, एक नियम है कि 20,000 रुपए से ऊपर की आमदनी और खर्चे दोनों आप चेक से करेंगे। ये इनकम टैक्स का नियम है, सबके लिए नियम है। ठीक है। और उसके नीचे की जो आमदनी होगी उसका आप हिसाब रखेंगे। पर इस नियम का पालन कोई राजनीतिक दल नहीं करता। तो राजनीतिक दल जब जनता से बोलते हैं कि ब्लैक मनी नहीं रखो, तो पहले अपनी ब्लैक मनी के बारे में कानून का पालन क्यों नहीं कराते? ये पहला सेक्टर है। जो दूसरा सेक्टर है वो है कॉर्पोरेट के पास जो ब्लैक मनी है। और जो तीसरा सेक्टर है जो फॉरेन कंपनीज के पास जा रहा है, तो रिजर्व बैंक के अगर जो फॉरेन रेमिटेंस हैं उसका अगर हम हिसाब किताब रख लें, वहीं पर अगर एक सिर्फ दरोगा बैठा दें तो सारा पैसा पता चल जाएगा कि इतना पैसा बाहर गया। वो लोग टैक्स देते ही नहीं है। तो लगभग 20 लाख करोड़ की ऐसी इकोनॉमी जो टैक्स ही नहीं देते हैं। तो ये जो छोटी छोटी गलियों में जो सिपाही खड़ी कर रहे हैं ना, इसकी आवश्यकता नहीं है। बड़े चौराहे पे खड़ा कर दें, सब कुछ हो जाएगा। पर प्रचार होगा तो लोग समझेंगे काला धन के तो खिलाफ उससे सामाजिक जागरूकता फैलेगी, पर देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी उससे।